हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं और आज 1857 की जो क्रांति है उसका अंतिम वीडियो हम आपको दे रहे हैं। अंतिम क्लास है 1857 की क्रांति का और बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएलएड 4th सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार 1857 की जो क्रांति है उससे प्रश्न बहुत सारे आते हैं और हम आशा करते हैं आपसे कि आप उन जो बिंदुओं को हमने श्यामपट्ट में दर्शाया है उसको आप भली बात नोट कर लेंगे, क्योंकि जो लघुत्री टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण लिखिए। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका क्या परिणाम हुआ, उसको आप बिंदुओं के द्वारा लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलते हैं, अच्छा मार्क्स मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित जो चीजें हैं उसी से रिलेटेड चीजें हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी असफलता के क्या कारण थे। तो 1857 की असफलता के जो प्रमुख कारण थे उसमें इसी तरीके से हमने ब्लैक बोर्ड पर दर्शाया है। जैसे पहला था योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव, दूसरा था समन्वय एवं संगठन का अभाव, तीसरा था भारतीयों में राष्ट्रीयता का अभाव, चौथा था शिक्षित वर्ग का असहयोग और पांचवा था धन एवं युद्ध की सामग्री का अभाव, छठवां था यातायात के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण। तो इस तरीके से हमने मिनिमम बिंदुओं को लिया है ताकि सिलेबस में आप अच्छी तरीके से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इस पे ताकि आपको अच्छे तरीके से विषय वस्तु समझ में आ जाए। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी असफलता का जो प्रमुख कारण पहला है कि योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव। आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति की जब योजना बनाई गई और उस योजना के फलस्वरूप अखिल भारतीय नेतृत्व के लिए बहादुर शाह जफर को अखिल भारतीय नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उस समय बहादुर शाह जफर की उम्र 80 साल थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी और देश में इतनी बड़ी क्रांति हो रही थी और इतनी बड़ी क्रांति की बागडोर हम ऐसे व्यक्ति के हाथों में दे रहे थे जो खुद ही 80 वर्ष का हो, तो वो किस तरीके से इस क्रांति को आगे की तरफ बढ़ा सकता है। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इस उम्र में आकर इस तरीके की जो क्रांति थी अंग्रेजों के विरुद्ध देश में जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी उसका वो सही तरीके से नेतृत्व कर सके। साथ ही साथ उसके अंदर कुशलता की भी कमी थी। जो हमारे आंदोलन के नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अन्य जगहों पर अन्य व्यक्तियों ने इस आंदोलन की बागडोर संभाले, उनके अंदर भी कुछ कमी थी। हम कह सकते हैं कि वह जोश में आकर अपना होश गंवा देते थे और यही चीज अंग्रेज जो है यही कमी से अंग्रेज उस आंदोलन को क्या करते थे, आसानी से दबा देते थे। उनके अंदर वो कुशलता नहीं थी कि हम किस तरीके से इस आंदोलन को आगे की तरफ बढ़ाएं। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो बिंदु है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हमारे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें योग्य एवं कुशल नेतृत्व का क्या था, अभाव था। दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं समन्वय एवं संगठन का अभाव। 1857 की क्रांति में दूसरा जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण था जिससे हम असफल हुए, समन्वय एवं संगठन का अभाव। इसमें व्यक्तियों में आपस में समन्वय नहीं था। जहां जहां लोग क्रांति करते थे अलग अलग तिथियों में क्रांति किए। चूंकि 1857 की क्रांति की जो योजना बनी थी उस योजना के फलस्वरूप ये तिथि निश्चित की गई थी कि 31 मार्च 1857 ईस्वी को क्रांति होगी, देश के हर हिस्सों में की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तिथियों में क्रांति होगी और अंग्रेजों ने उसको अपने बल के द्वारा, हम कह सकते हैं सैनिक बल के द्वारा उसको आसानी से क्या किया, दबा दिया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि
आपने देखा कि देश के हर हिस्से में आंदोलन की क्रांति जो है गूंज रही थी, आंदोलन हो रहे थे और जगह जगह लोग अंग्रेजों के खिलाफ जो है हथियार उठा लिए थे। लेकिन उस कंडीशन में भी, उस समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे देश में जिसके अंदर राष्ट्रीयता की कमी थी और वह व्यक्ति अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी कह सकते हैं कि जो उनकी देसी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य थे, उसको बचाने के लिए वो अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर हम 1857 की क्रांति में शामिल हो जाएंगे तो हमारा जो राज्य है उस पर अंग्रेज क्या करेंगे, अधिकार कर लेंगे और हम अंग्रेज के विरुद्ध नहीं जाएं तो हमारा क्या होगा, भला होगा। इस कंडीशन में कुछ व्यक्ति थे, जैसे हम कह सकते हैं कि जो सिख रियासतें थी, जैसे आपको पता है कि 1857 की क्रांति को दबाने में सिख सैनिकों की भी सहायता अंग्रेजों ने लिया था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हैदराबाद के जो निजाम थे, ग्वालियर, नागपुर और नेपाल, इन सारे रियासतों के, इन सारे राज्यों के जो उस समय के राजा थे, बादशाह थे, निजाम थे, उन्होंने हमारे आंदोलनकारियों का साथ नहीं दिया और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद पॉइंट आता है कि शिक्षित वर्ग का असहयोग। 1857 की क्रांति का असफल होने में यह भी एक कारण था कि जो शिक्षित वर्ग थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। वो समझ, हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो बनाई गई नीतियां थी, अंग्रेजों के जो बनाए गए एक तरीके से कह सकते हैं पॉलिसियां थी, उसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि यहाँ पे जो लॉर्ड मैकाले का लाया गया, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो शिक्षा पद्धति था, ये आधुनिकता थी, विज्ञान थे, साइंस, उसमें उनको ऐसा लग रहा था कि इसमें हमारा फ्यूचर है और वो लोग किसी न किसी रूप में हमारे आंदोलनकारियों का उन्होंने साथ नहीं दिया। अगर शिक्षित वर्ग हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ होते तो ये स्थिति कुछ और ही होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे जो सबसे प्रमुख कारण था, धन एवं युद्ध की सामग्री का अभाव। आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति में हम असफल हुए, उसके प्रमुख कारणों में भी था कि जो अंग्रेज सैनिक थे उसके पास आधुनिक हथियार थे और उन आधुनिक हथियारों को वो सही तरीके से चलाने के लिए भी क्या थे, दक्ष थे और उनके पास पर्याप्त धन था। जैसे उनकी जरूरतें होती थी वैसे उनके लिए क्या होता था, सामग्री खरीद के आ जाता था। लेकिन हमारे आंदोलनकारियों के पास अपने जो परंपरागत हथियार थे, उन्हीं से वो इस आंदोलन को क्या कर रहे थे, आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तोप के सामने एक तलवार काम नहीं कर सकता है। अंततः यही हुआ कि अंग्रेजों ने अपने धन और युद्ध की जो पर्याप्त सामग्री थी उसके बल पे इस आंदोलन को क्या किया, दबा दिया। आगे जो अगला पॉइंट है कि यातायात के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण, यह भी एक प्रमुख कारण था। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं सोचते, इस सारे पॉइंट को नहीं सीरियसली लेते, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह भी प्रमुख कारण था कि यातायात के साधनों पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से नियंत्रण था, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। उस तरीके से किसी न किसी रूप में वो जब उस मार्ग पे अपना नियंत्रण कर लेते तो वो उनकी सेना तो आसानी से आ जाती थी। कानपुर से उनको लखनऊ जाना है, वो सड़क मार्ग से चल दिए, आसानी से चल दिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब विद्रोह की उनके पास सूचना होती थी तो यातायात के साधन थे उनके पास, आसानी से वो क्या करते थे, वहां पहुंच जाते थे। लेकिन हमारे आंदोलनकारी जो होते थे उनके पास इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि उसमें उनका ही क्या था, नियंत्रण था। हमारे आंदोलनकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो किसी न किसी रूप में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और उस कठिन परिस्थितियों के कारण वो समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पाते थे। तो इस तरीके से यह भी कारण रहा जिसकी वजह से हम 1857 की क्रांति में सफल नहीं हो पाए। तो ये कुछ बिंदु रहे जिसकी वजह से हम 1857 की क्रांति में सफल नहीं हुए। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने अपने धन बल, कह सकते हैं कि शासन नीति
से क्या किया, पूरी तरीके से दबा दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो हम कह सकते हैं, जिसको अलग बिंदुओं से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्रांति के प्रभाव एवं परिणाम। तो हम इसके बाद इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि क्रांति के प्रभाव क्या पड़ा और उसका रिजल्ट क्या आया। जैसे कि प्रश्न में अक्सर पूछता है, परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे भी हमने इसको बिंदुवार लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इसमें पहला पॉइंट है कि अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा कि विक्टोरिया की घोषणा पत्र। फिर तीसरा, सेना के संगठन में परिवर्तन। चौथा, फूट डालो शासन करो की नीति उसने अपनाया। चौथा क्या हुआ, जनता एवं सरकार के बीच में क्या बन गई, दूरी बन गई। तो आइए हम इन सारे पॉइंटों पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 1857 की क्रांति में हम असफल हुए, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है कि हम असफल हुए, लेकिन किसी न किसी रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हम बात करें तो हम असफल नहीं हुए, बल्कि हमने भारत में एक नए युग की शुरुआत कर दी। हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने भारत में एक नए युग की शुरुआत कर दी और एक ऐसे बीज को बो दिया जो किसी न किसी तरीके से आगे बढ़कर वही बीज एक पौधे के रूप में बढ़ा और उसकी बहुत सारी शाखाएं निकल के आई, जो हमारे देश में एक से बढ़कर एक आंदोलन हुए, क्रांतियां हुई और अंततः को आपने देखा कि अंग्रेजों को हमारे भारत देश को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तो क्या परिवर्तन करना पड़ा अंग्रेजों को, क्या परिवर्तन पड़ा अंग्रेजी शासन पे, क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ा कि अंग्रेजी कंपनी के शासन का क्या हुआ, अंत हुआ। अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो यहां पे जो कंपनी के शासन चल रहा था, उस कंपनी के शासन का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। प्लासी के युद्ध के बाद से 1757 से लेकर हम कह सकते हैं कि 1857 तक जो है लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजी शासन में जो कंपनी थी उसकी हुकूमत रही, उसका शासन भारत में चला। लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई उसके बदौलत जो है ये बात जब वहां पहुंची तो ये चेंज कर दिया कि अब कंपनी का शासन भारत में नहीं रहेगा, बल्कि अब भारत की जो शासन व्यवस्था है उसकी बागडोर ब्रिटिश संसद के पास होगी और वही इसको क्या करेगा, शासन को, प्रशासन को सुदृढ़ करेगा। इसके लिए उन्होंने महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका बनाकर क्या करा, भेजा। और महारानी विक्टोरिया जब भारत में शासिका बन के आई तो उसके पहले उसके घोषणा पत्र को जारी किया गया। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कुछ बातें थी और उन बातों से ऐसा लगता है कि 1857 की क्रांति का प्रभाव पड़ा और बहुत सारे चेंजिंग हुए। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क में जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने उनके घोषणा पत्र को पढ़ा। उसकी कुछ प्रमुख बातें थी। प्रमुख बातें क्या थी, क्योंकि इसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे, थोड़ा सा विक्टोरिया के घोषणा पत्र पे थोड़ा सा फोकस करते ताकि आपको समझ में आए कि कुछ प्रभाव पड़ा और उसका रिजल्ट क्या होगा। तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में पहली बात यह थी कि क्षेत्र की सीमा विस्तार की नीति को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात यह हुई कि अंग्रेजों की हत्या के जो दोषी लोग थे उनको जो है उनको सजा दी गई और शेष को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। तीसरा बात यह हुआ कि विद्रोह में भाग लेने वाले जो जमींदार दौलतदार थे उन्होंने अगर राजभक्ति दिखाई तो उनको भी क्या किया गया, माफ कर दिया गया, उनकी जागीरें उनको वापस दे दी गई। चौथा जो महत्वपूर्ण बात हुई कि बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में बात की गई कि आप सरकारी सेवा में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और अगली जो बात कही गई कि इसमें जो सबसे बड़ा चेंज किया गया कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या क्या की गई, बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बदलाव आए, उसमें मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो इस तरीके से महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में भारतीय लोगों को कुछ दिए गए जिससे भारतीय लोग कुछ शांत हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे हम बताएंगे। कह रहे कि सेना के संगठन में परिवर्तन।
1857 की क्रांति के बाद सेना के संगठन में भी परिवर्तन हो गया। जैसे आपने देखा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हमारे बहुत सैनिकों ने भी क्या किया, भाग लिया। मंगल पांडे की बात करें, मेरठ की घटना की बात करें, ये सब सैनिक आंदोलन थे। अब अंग्रेजी शासन को ऐसा लगा क्यों ना हम इसमें ऐसी नीतियां अप्लाई कर दें कि इनमें आपस में समन्वय न बनने पाए। भारतीयता होने में भी थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, अलग अलग लोगों में कंसेप्ट पैदा कर दिया। जैसे इन्होंने सैनिक टुकड़ियों का ही नाम रख दिया, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ये सारी चीजें इन्होंने रख दिया ताकि आपस में इनमें क्या हो जाए, मतभेद हो जाए। तो ये एक तरीके से उन्होंने क्या किया, सेना के संगठन में क्या किया, परिवर्तन किया। आगे दूसरा पॉइंट है कि फूट डालो शासन करो की नीति। इन्होंने देखा कि 1857 की जो एकजुटता रही, उस तरीके की एकजुटता अगर दोबारा हो जाए तो किसी ना किसी तरीके से यह भारतीय लोग हम पर क्या पड़ जाएंगे, भारी पड़ जाएंगे। फिर इन्होंने ये नीति अपनाई कि फूट डालो राज करो, और फूट डालो राज करो के तहत मुसलमानों को अलग तरीके से इन्होंने क्या किया, आंदोलन से अलग करने की कोशिश की। धार्मिक भेदभाव के तरह जो है कि लोगों को बांटने का काम किया, और उसका रिजल्ट भी आपने देखा कि एक तरफ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और बाद में आप देखेंगे इतिहास को निरंतर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो उसका ही देन था कि भारत और पाकिस्तान क्या हुआ, अलग अलग हुए। तो ये छोटी बात नहीं कि बहुत बड़ी बात थी कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति से क्या किया, अपनी आगे की नीतियों को आगे की तरफ बढ़ाया। आगे कह रहा है अगली पॉइंट कि जनता और सरकार के बीच दूरी। महारानी विक्टोरिया ने बहुत कोशिश की अपने घोषणा पत्र के द्वारा कि भारतीयों को शांत किया जाए। भारतीय आंदोलनकारियों को जो उन्होंने घोषणा पत्र में कुछ बातें कही, उससे उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि सरकार और जनता के बीच जो अविश्वास पैदा हो चुका है उसको समाप्त किया जाए, और उनके बीच जो एक तरीके से गैप है उसको समाप्त करके क्या किया जाए, उनको पास बुलाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महारानी विक्टोरिया की ने जो कोशिश की वो हम कह सकते हैं सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई। भारतीय लोगों में उस चीज को वो हम कह सकते हैं कि विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि एक बार नहीं बार वो जो है अंग्रेजों के द्वारा ठगे जा रहे थे। तो इस तरीके से जनता और सरकार के बीच दूरी क्या होती गई, बनती गई, और उसका ही रिजल्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि वो 1857 की क्रांति हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जानी जाती है, और उसे ही हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। प्रशिक्षुओं, हम आशा करते हैं कि 1857 की जो क्रांति हमने आपको पढ़ाया, 4th सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न हम गारंटी के साथ कर सकते हैं कि 100% 1857 की क्रांति से प्रश्न आने ही आने हैं, आते ही आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आ जाते हैं, जैसे 1857 की क्रांति की तिथि 31 मई 1857। पहले भी हमने आपसे चर्चा किया था। बहादुर शाह जफर, जिसको द्वितीय कहते हैं, की मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में हुआ था। रंगून पहले उसका नाम था 1862 में। मंगल पांडे को फांसी कर दी गई 8 अप्रैल 1857। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आप जानते ही हैं, काटेंगे। तो इस तरीके से आज हम 1857 की क्रांति को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम आपको दें वो आपके पास अति शीघ्र पहुंच जाए और आप उससे अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकें। आगे हम फिर आपसे मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।